Good morning, student. I am your Das sir, and I am here for 11th physics. So, my dear student, today we will discuss about 11th physics topic projectile motion. So, our today's topic will be projectile motion. Hope, hope student, you all have watched my last video which was regarding motion. सो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन को आज हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और ये किस तरह का पाथ होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है ए, कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे रखा हुआ है और इसको हम एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी देते हैं। x एक्सिस के डायरेक्शन में u इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट x एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। टाइम टू टाइम इसकी जो स्पीड है u जो है वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। डिक्रीज क्यों होगी बेटा? क्योंकि एयर फ्रिक्शन होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, सरफेस रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस होता है, सरफेस रेजिस्टेंस होता है। एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है एयर इस ऑब्जेक्ट के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। सरफेस रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा कि जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट चलता है तो ये सरफेस भी इस ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। तो हमारे पास एक चीज समझ में आ गई बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेगा और जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा बेटा इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। अगर 1 मिनट के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि इसका एयर रेजिस्टेंस और सरफेस रेजिस्टेंस जीरो है ही नहीं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जिस इनिशियल वेलोसिटी u से हमने इसको थ्रो किया है वो उसी वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। समझ में आ रही बात? ये जो एयर रेजिस्टेंस है और ये जो सरफेस रेजिस्टेंस है बेटा वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। यहां तक समझ में आई बात? चलो ठीक है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को, ए वाले ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं तो यहां पर भी एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है। और एक और चीज एक्ट करता है बेटा जिसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक फैक्टर वर्क करता है। इससे होगा क्या, जब किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करेंगे तो ये हर एक पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, हर एक पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। और जैसे ही अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, सपोज करते हैं डी तक पहुंचता है, यहां पर जाते ही इसकी जो वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट तक जाते ही जीरो हो जाएगी और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉल करने लगेगा। तो बेटा हमने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स फेंकते हैं तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है और अगर इसको वाई एक्सिस के अलोंग फेंकते हैं तो ये वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करता है। तो सर ये तो हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है बेटा। तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ रिलेशन क्या है? तो बेटा वो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। अब मैं इसको यहां बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं थोड़ा सा। यहां पर बेटा मैंने एक एक्स एक्सिस लिया और यहां पर एक वाई एक्सिस लिया। ये एक आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ चला जाएगा। अगर वाई एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो ये वाला ऑब्जेक्ट जैसे ऊपर जा रहा था वैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से
थीटा जीरो एंगल के ऊपर फेंका। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा जीरो एंगल पे, इससे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल। अब ये जो थीटा जीरो एंगल है बेटा, ये 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये थीटा जीरो जो है वो जीरो हो जाता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट सीधे चला जाएगा। और अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, जीरो हो जाता है तो एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, यानी कि एट 0 डिग्री ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और एट 90 डिग्री ये वाई एक्सिस के अलोंग मोशन करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। समझ आ रही बात? अब मैंने यहां पर दोनों एक्सिस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस लिया हुआ है, वाई एक्सिस लिया हुआ है, और आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस दोनों मिलकर के एक प्लेन फॉर्म करता है, प्लेन फॉर्म करेगा, और इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। एक प्लेन फॉर्म करेगा एक्स वाई प्लेन। हमने क्या किया, u ऑब्जेक्ट से, u वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा जीरो एंगल पे प्रोजेक्ट किया इस तरीके से। तो होगा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग तो ऐसे जाएगा, स्टार्टिंग तो ऐसे जाएगा, ऐसे तो निकलेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस को छोड़ेगा, यानी कि ग्राउंड सरफेस को जैसे ही छोड़ेगा, सपोज करो ये ग्राउंड सरफेस है, यहां से मैंने ऐसे करके ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया, ऐसे थ्रो किया, तो ये ऑब्जेक्ट जैसे ही ग्राउंड सरफेस को छोड़ेगा, ऊपर जाएगा, तुरंत इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ से एक क्या फोर्स लगने लगेगा। जैसे हमने इसको छोड़ा, ऐसे करके छोड़ा, तो जैसे ही ये अर्थ सरफेस को छोड़ेगा, तुरंत एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करने लगेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और हमने इसको u वेलोसिटी से आगे की तरफ भी फेंका है, हमने इसको ऐसे फेंका है ना, तो इसके पास अपनी खुद की कुछ वेलोसिटी होगी, तो इस कुछ वेलोसिटी की वजह से ये आगे भी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे भी आएगा। समझ रहे हो बात को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको कब एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, जब ये अर्थ सरफेस को छोड़ रहा है, जैसे ही छोड़ रहा है तुरंत एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट हो जा रहा है, और वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, क्योंकि अर्थ का नेचर है बेटा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अर्थ सरफेस से छोड़ करके ऊपर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो हमने क्या किया, थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया, तो थीटा एंगल की वजह से ये आगे तो बढ़ेगा, इधर की तरफ जाएगा, तो लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे भी आएगा, और इसकी वजह से इसका पाथ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इस तरह का पाथ जब होता है बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, आप एक काम करो, ये सब नोट डाउन करो। ओके बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा, और आपको ये समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट क्यों इस तरह का पाथ एक्वायर कर रहा है। तो बेटा यहां पर अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपसे पूछूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हो क्यों रहा है, तो सबसे पहला जो फैक्टर है बेटा वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की वजह से, नॉट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री पे तो ये एक्स एक्सिस पे जाएगा, और 90 डिग्री पे ये तो वाई एक्सिस पे जाएगा, ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए एंगल। और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल, थ्रोन एट एन एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन, मतलब 90 नहीं होना चाहिए, 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, सो एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल एंड अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा,
या whenever an object is thrown at an angle, whenever an object is thrown at an angle under the influence of gravity, under the influence of gravity, then the object acquired a curved path, a curved path. This kind of motion of object will be projectile motion. This kind of motion of the object will be projectile motion. तो बेटा यहां पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, फेंका जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचता है ऑब्जेक्ट को, और इनिशियल वेलोसिटी जिस एंगल डायरेक्शन में मैंने दिया है वो भी एक्ट करता है, और इसका पाथ क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। देखो यहां से निकल, तो ऐसे फेंके तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ भी तो जाएगा, इधर की तरफ भी जा रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी काम कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट, तो क्या होगा, ये इसका पाथ कर्व हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन था कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एक्वायर करता है, या फिर कर्व पाथ क्यों एक्वायर कर लेता है। तो दो फैक्टर्स है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो फैक्टर्स है बेटा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन भी किया होगा, इसको समझा भी होगा कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में थीटा एंगल पे ड्रॉप किया जाता है तो वो कर्व पाथ क्यों एक्वायर कर लेता है। अब बेटा मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इस डायग्राम की हेल्प से मुझे कुछ डेरिवेशंस भी करने हैं। क्या डेरिवेशन करना है अभी बताता हूं। यह है आपका एक्स एक्सिस और यह है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर मैंने बेटा थीटा जीरो एंगल के ऊपर, थीटा जीरो एंगल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। थीटा जीरो एंगल पे एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। किस वेलोसिटी से, u इनिशियल वेलोसिटी से, u इनिशियल वेलोसिटी से। अब हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल f हो, थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा हो, तो इसके दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, f cos थीटा और f sin थीटा। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा पाथ इसलिए भी एक्वायर कर रहा है बेटा, ऐसा पाथ इसलिए भी एक्वायर कर रहा है क्योंकि जिस वेलोसिटी से हमने इसको थ्रो किया थीटा एंगल पे, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से ये जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, u cos थीटा जीरो एंड u sin थीटा जीरो, u cos थीटा जीरो और u sin थीटा जीरो। तो दो कंपोनेंट डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी इसको वेलोसिटी मिल गया और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी इसको वेलोसिटी मिल गया। तो जब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिला और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी वेलोसिटी मिला, तो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ भी जाएगा और वाई एक्सिस के तरफ भी जाएगा। तो देखो जरा सा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह का पाथ ले रहा है, तो अगर यहां देखता हूं तो यहां पर ये h हाइट तक गया, इस पॉइंट पर h हाइट तक गया और यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल किया, यानी कि ऑब्जेक्ट वर्टिकल भी गया, वर्टिकल भी गया और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल भी गया। देखो u वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को थीटा एंगल पे एक्ट कराते हैं तो उसके दो कंपोनेंट डिवाइड हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट।
तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में भी इसको वेलोसिटी मिल रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट में भी इसको वेलोसिटी मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट को दोनों वेलोसिटीज मिल रही है ना, तो जो दोनों वेलोसिटी मिल रहा है तो उस दोनों डायरेक्शन में मोशन करेगा ना ऑब्जेक्ट, और इस वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन एक कर्व हो जाता है, एक प्लेन के ऊपर हो जाता है। यहां तक समझ आई बात आपको? चलो, मुझे ये समझाना नहीं था एक्चुअली, मुझे कुछ और बताना था आपको। ये इसका एक और टेक्निकल लैंग्वेज आंसर हो गया बेटा कि क्यों इसका पाथ कर्व हो जाना है। तो मैंने आपको बताया बेटा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को थीटा जीरो एंगल के ऊपर हमने प्रोजेक्ट किया, थीटा जीरो एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो तुरंत इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने लगा। क्या लगने लगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगने लगा। और इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, the angle of projection will change at every point। मतलब क्या हुआ? तो ऑब्जेक्ट आपका कैसा मोशन कर रहा है इधर, तो यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर क्या होगा? एंगल प्रोजेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया बेटा? अगर मेरे पास ये कर्व है बेटा, अगर मेरे पास ये कर्व है और आपसे पूछ रहा है इसका पॉइंट यहां पर ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है, इतने सारे पॉइंट है, तो क्या हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन सेम है? तो आंसर है नहीं। पॉइंट ए का डायरेक्शन निकालने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट ए के ऊपर, जिसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इधर की तरफ। पॉइंट बी पे डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा बी के ऊपर, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसका डायरेक्शन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। इसी तरह से सी के ऊपर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, डी के ऊपर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, ई के ऊपर इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। आप देख रहे हो ए बी सी डी ई, हर एक पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ये चेंज क्यों आ रहा है? ये चेंज आ रहा है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा, तो ये जो थीटा एंगल जो इनिशियल पॉइंट ओ पर थीटा जीरो एंगल था, वो पॉइंट बी पर जाते ही, इस वाले पॉइंट पे जाते ही इसका एंगल चेंज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? इसका एंगल चेंज हो जाएगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा बताता हूं। अब ये एंगल सपोज कर लेते हैं बेटा, ये थीटा हो गया, तो ये u वेलोसिटी था, यहां पर हम लोग v कर लेते हैं, v वेलोसिटी कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा v sin थीटा और यहां पर हो जाएगा v cos थीटा। समझ रहे बात को? क्यों ये एंगल चेंज हो गया? यहां पर ये जो थीटा था वो एंगल क्यों चेंज हो गया? तो रीजन था बेटा, जब हम लोग थीटा जीरो एंगल से इसको प्रोजेक्ट किए तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज होगा हर एक पॉइंट पर। समझ में आई बात? चलो गुड। तो आप देख रहे हो कि जो v sin थीटा और v cos थीटा है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और जो वर्टिकल वेलोसिटी है बेटा, वो दोनों थीटा एंगल के ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है। यानी कि थीटा एंगल के ऊपर जब थीटा चेंज हो रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी भी चेंज होता चला जाएगा, है ना? चलो बेटा, यहां तक समझ में आई बात आपको? इरेज करता हूं और इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं बड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा बड़ा बनाते बेटा इसको। यहां पर थीटा जीरो, ये u वेलोसिटी, u cos थीटा और यहां पर u sin थीटा। अगर इस पॉइंट को लेते हैं तो इस पॉइंट पे ये v वेलोसिटी इधर हो गया और इससे वर्टिकल ये और हॉरिजॉन्टल ये, और यहां पर ये सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल। ठीक है बेटा? चलो, तो यहां पर हो जाएगा बेटा v cos थीटा और यहां पर हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है? चलो यहां का अब बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका कितना होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसका कितना होगा? तो u x इक्वल टू u cos थीटा जीरो, u cos थीटा जीरो।
अच्छा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी uy इक्वल टू u साइन थीटा जीरो, ux इक्वल टू u cos थीटा जीरो, वर्टिकल uy इक्वल टू u साइन थीटा जीरो. नाउ distance traveled by object along x-axis in t time. सपोज कर रहे हैं t टाइम में जो ऑब्जेक्ट जो उसको हम लोग थ्रो किए थे वो t टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, x एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x सपोज कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है बेटा? u cos थीटा जीरो इनटू टाइम t. ये इक्वेशन नंबर 1 बना लो बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. ओके, तो नाउ वर्टिकल डिस्टेंस traveled by the object in same time. उसी टाइम में ऑब्जेक्ट कितना वर्टिकल जा रहा है. देखो बेटा, मैंने अभी बताया कि इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों मिल रहा है. तो अगर टी टाइम में ये इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसी टी टाइम में कुछ वर्टिकल भी तो कवर करेगा. तो वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो फ्रॉम फॉर्मूला h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे बेटा. h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो वर्टिकल वेलोसिटी सपोज कर ले रहे हैं y कर रहा है कितने टाइम में? t टाइम में. तो y इक्वल टू u मतलब इनिशियल वेलोसिटी. तो यहां पर u कौन सा रखेंगे? u cos थीटा रखेंगे, u sin थीटा रखेंगे. तो आंसर होगा u sin थीटा रखेंगे. रीजन तो रीजन होगा बेटा क्योंकि हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. नाउ वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस में वर्टिकल वेलोसिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहां पर y इक्वल टू u साइन थीटा जीरो इंटू टाइम टी. हाफ तो हाफ है बेटा. a तो ऊपर कोई a एक्ट कर रहा है, यस g एक्ट कर रहा है. क्या? g, ग्रेविटी g. तो g और यहां पर टी स्क्वायर. ये g बेटा किधर की तरफ एक्ट करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर होता है? नीचे की तरफ. किधर की तरफ? नीचे की तरफ. और हम लोग को किधर की तरफ बात करना है? ऊपर की तरफ. हम लोग किधर बात कर रहे हैं? ऊपर की तरफ. तो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी किधर एक्ट कर रहा है? नीचे. तो यहां पर g का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. तो यहां पर पॉजिटिव था तो g का नेगेटिव यहां पर नेगेटिव क्रिएट कर देगा. समझ में आई बात? नोट कर लेना यहां पर किनारे आप लोग कि क्यों ये नेगेटिव हो गया. फॉर्मूले में तो प्लस है, ए की जगह पे जी रखने पे तुरंत नेगेटिव क्यों हो गया? क्योंकि जी नीचे वर्क कर रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर वर्टिकल हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेगेटिव बात कर लेंगे. अब क्या करते हैं बेटा? नाउ स्पेस है, हाँ है. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 बना करके टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन नंबर 1 से टी की वैल्यू क्या आएगी? x अपॉन यू कॉस थीटा जीरो. तो इसको नोट डाउन यहां करते हैं बेटा. t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा जीरो. अब यहां पर रख दो y की जगह पे. तो y इक्वल टू यू साइन थीटा जीरो इंटू टी मतलब x अपॉन यू कॉस थीटा जीरो माइनस हाफ g. और t की जगह पे कितना है बेटा? तो t की जगह पे x अपॉन यू कॉस थीटा जीरो होल स्क्वायर. यहां तक समझ आए बात? अब चलो y इक्वल टू यू साइन थीटा जीरो अपॉन यू कॉस थीटा जीरो. तो u से u कैंसिल हो जाएगा बेटा. आपको मिलेगा tan थीटा जीरो
एक्स, tan थीटा 0 एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल रहा है। यहां पर इसको एक बक्से में बंद कर दो। क्यों बक्से में बंद किया बेटा, इसको मैं समझा रहा हूं आपको। अब आप देखो, बहुत गर्मी है बेटा। अब आप जरा सा देखो इसे कि y के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है। यानी कि ये जो इक्वेशन मिला आपको, ये जो इक्वेशन मिला वो लीनियर है y में। y में क्या है, लीनियर है, और x में क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो यहां लिख दे रहा हूं बेटा, सिंस दिस इक्वेशन इज लीनियर इन y and quadratic in x, so कहा लिखूं, ऊपर लिख दूं, चलो, so the path of projectile will be parabolic। ये हमने किया क्या इतना ज्यादा सा, सर इतना बड़ा सा आपने कर क्या दिया? तो बेटा देखो, जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा पाथ बनाया, तो इस पाथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, ये पाथ कैसा है? तो मैं कह रहा हूं ये पाथ पैराबोलिक है। क्या है, पैराबोलिक है। क्यों पैराबोलिक है? क्योंकि हमने इस पाथ का ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बनाया। क्या बनाया, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन मतलब पाथ बताता है। तो देखो ये y में लीनियर है और x में क्वाड्रेटिक है। y में लीनियर, जब भी कोई इक्वेशन y में लीनियर होगा और x में क्वाड्रेटिक होगा तो वो एक पैराबोलिक इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैराबोला। ज्योमेट्री में आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि पैराबोला क्या होता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक पाथ को एक्वायर कर लेगा, और ये इक्वेशन, ये जो y इक्वल टू tan थीटा 0 x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो इक्वेशन है, यही वो इक्वेशन प्रूफ है कि इसका पाथ जो है वो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह का आता है कि प्रूफ दैट द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। क्या कहता है, प्रूफ करो कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है। तो कैसे करोगे, ux इक्वल टू यू कॉस थीटा 0, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी हमने निकाला, वर्टिकल वेलोसिटी निकाला, फिर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाला, फिर हमने वर्टिकल डिस्टेंस निकाला। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला का यूज करके टी की वैल्यू निकाल करके सेकंड इक्वेशन में रख दिया, और यहां पर मुझे एक इक्वेशन मिल गया। और ये इक्वेशन y में लीनियर है, x में क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है। तो सर ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या प्रूफ है कि ये इक्वेशन जो है वो एक इसका ट्राजेक्टरी बता रहा है, इसका पाथ बता रहा है। क्या प्रूफ है कि इसका पाथ है ये? तो प्रूफ ये है बेटा, इस पूरे इक्वेशन में y क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है, x क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह का पाथ एक्वायर कर रहा था, वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा था और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कर रहा था। तो जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दोनों कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या, इसका ये वाला जो है वो इसी का तो पाथ बन करके आया। x और y, इसमें x और y का डिस्प्लेसमेंट है और इस इक्वेशन में भी x और y का डिस्प्लेसमेंट है। इस वजह से ये जो पाथ हुआ वो क्या हो गया, पैराबोलिक हो गया। यहां तक समझ में आई बात? चलो बेटा इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता ही है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, मैं आप इरेज कर रहा हूं इसे, उम्मीद करता हूं आपने इसको नोट डाउन किया होगा। देखो मैंने पूरा इरेज कर दिया।
ओके बेटा, तो अब आप लोग ने देखा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थीटा 0 एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पर इसकी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो चेंज हो रहा है, जिसके वजह से इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है हर एक पॉइंट पर। ये x था, ये y था, u cos थीटा 0, u sin थीटा 0। चल अब बेटा मुझे निकालना है फ्लाइट टाइम। क्या निकालना है मुझे, फ्लाइट टाइम, कैपिटल टी निकालना है। ये फ्लाइट टाइम क्या होता है, ये फ्लाइट टाइम होता क्या है? तो फ्लाइट टाइम का मतलब है द टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट वॉज इन एयर। वो टाइम जितने टाइम में ऑब्जेक्ट क्या था, एयर में था, हवा में था। द टाइम इन विच द ऑब्जेक्ट वॉज इन एयर, वो टाइम जिसमें ऑब्जेक्ट क्या था, एयर में था। तो यहां पर हमने फ्लाइट टाइम की बात कर ली कि फ्लाइट टाइम कैसे निकालेंगे, ये जरा सा देखिए। चलो बेटा, मैंने सपोज करता है, सपोज द ऑब्जेक्ट टेक टी टाइम टू रीच, ऑब्जेक्ट टेक टी टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैंने सपोज कर लिया बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने थ्रो किया वो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, यानी कि इस हाइट तक जाने के लिए, यही तो इसका मैक्सिमम हाइट है बेटा, ये h हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है, t टाइम ले रहा है। चलो सपोज द ऑब्जेक्ट टेक t टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा? देखो बेटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, क्यों वर्टिकल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ बात कर रहे हैं। तो जब भी बात ऊपर की होगी तो हम लोग वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy इक्वल टू u साइन थीटा 0, यही था। चलो, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा बेटा, vy इक्वल टू 0, vy इक्वल टू 0। क्यों 0 हो जाएगा बेटा? आप जरा सा इस मार्कर को देखो और इस समय के लिए वीडियो को स्लो कर दो, स्पीड इसका स्लो कर दो। स्लो में आप देखोगे कि यह ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया, दिस ऑब्जेक्ट जब ऊपर गया और जब नीचे आने वाला था, तो ऊपर गया मैक्सिमम हाइट तक, फिर जब नीचे आने वाला था वहां पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, यानी कि ऊपर जैसे ही पहुंचा वहां पर कुछ देर के लिए पॉज हो गया, रुका, तो रुकने की वजह से इसकी स्पीड क्या हो गई, उस समय फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसलिए यहां पर वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। तो यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मिल गया, वी वाई वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी। नाउ फ्रॉम फर्स्ट मोशन इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन। तो v फाइनल वेलोसिटी 0, u इनिशियल वेलोसिटी कितना, u साइन थीटा 0 प्लस, अच्छा ऊपर जा रहा है तो a एक्ट करेगा कि g एक्ट करेगा, तो g एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। और ये g पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, तो g क्या होगा यहां पे, नेगेटिव होगा। अच्छा, t टाइम, अब इसको इधर लेकर के आओ, तो gt इक्वल टू यू साइन थीटा 0। तो यहां पर से अगर t निकालते हैं तो u साइन थीटा 0 अपॉन g, ये आपका निकला t। तो ये t क्या है, फ्लाइट टाइम है? नहीं बेटा, हमने बताया फ्लाइट टाइम t है। ये वो टाइम है जितने देर के लिए ऑब्जेक्ट हवा में था,
और ये स्मॉल टी निकला। स्मॉल टी क्या है? ये वो टाइम है जितने टाइम में ये क्या हुआ, वर्टिकल मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा, यानी कि टी तक ये यहां तक पहुंचा और एक और टी टाइम लेगा, यहां तक टी टाइम लिया और यहां तक भी टी टाइम लेगा ताकि वो यहां से यहां तक पहुंच पाए, है ना। तो अगर मैक्सिमम हाइट तक जाने में ये टी टाइम ले रहा है तो हमें पूरा टाइम निकालना है ना कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कितने टाइम में गया। तो क्या करेंगे, क्या, कुछ नहीं, इसी टाइम में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्लाइट टाइम t इक्वल टू 2 इंटू टी, तो t इक्वल टू मिल गया 2u sin थीटा 0 अपॉन g। दिस विल बी योर फ्लाइट टाइम, दिस विल बी योर फ्लाइट टाइम। ठीक है बेटा, तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन किया होगा इसे। अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे, आगे बढ़ते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है बेटा कि जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, पैराबोलिक पाथ बता रहा है, उस पैराबोलिक पाथ का ये एच कितना होगा, मैक्सिमम हाइट एच कितना होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट कितना वर्टिकल डिस्टेंस गया, मैक्सिमम कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो हमें एच निकालना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना। चलो, तो हाइट मतलब क्या, वर्टिकल मोशन, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल वेलोसिटी। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो u इक्वल टू u साइन थीटा 0। अच्छा, फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी v बाई इक्वल टू 0, तो क्या अभी बताया था वर्टिकल ऊपर जाएगा मैक्सिमम हाइट पे तो 0 हो जाएगा वेलोसिटी। अच्छा, नाउ फ्रॉम सेकेंड मोशन इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे बेटा। v मतलब 0, u मतलब u साइन थीटा 0 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब एक्सेलरेशन, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा, और ये g का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लगता है और यहां पर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव साइन, और s मतलब हाइट h। ठीक है, तो अब 2gh को इधर लेकर क्या हो, 2gh यहां हो गया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, तो यहां पर h आपको मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g, और यही तो आपका मैक्सिमम हाइट है बेटा, यही तो h आपका मैक्सिमम हाइट है। दैट्स सिंपल, नोट डाउन कीजिए इसको। ओके बेटा, इरेज करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट डाउन किया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो चीजें निकाल लिया, ओ शिट, हमने इरेज कर दिया यार इसे। ओके बेटा, हम लोगों ने दो चीजें निकाला, हम लोगों ने निकाला फ्लाइट टाइम, हमने निकाला मैक्सिमम हाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का मैक्सिमम हाइट। अब हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है बेटा कि ये एक्स एक्सिस में कितना मैक्सिमम डिस्टेंस गया, कितना मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स एक्सिस में गया। तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे।
तो यहां पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं बेटा, तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है बेटा, तो ux इक्वल टू u cos थीटा 0। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, यहां से और ऑब्जेक्ट यहां तक, यानी कि मैं आर को कवर करने के लिए कितना टाइम ले रहा था, टाइम टेकन टू कवर रेंज, रेंज को कवर करने में कितना टाइम ले रहा था, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रहा था, तो कैपिटल टी टाइम ले रहा था ना, कैपिटल टी टाइम ले रहा था बेटा, है ना। तो कैपिटल टी टाइम आपका क्या था, फ्लाइट टाइम था। तो फ्लाइट टाइम कितना निकल करके आया था आपका, फ्लाइट टाइम कितना निकल करके आया था, तो आपका आया था b इक्वल टू यू प्लस एटी, तो आपके पास आया था u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये था ना आपके पास। चल यानी कि फ्लाइट टाइम आपके पास 2u साइन थीटा अपॉन जी था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें ये r निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था बेटा, u cos थीटा 0 अपॉन u cos थीटा 0 इनटू टाइम, तो टाइम कितना था 2u साइन थीटा 0 अपॉन g। ठीक है बेटा। तो r इक्वल टू u को कॉमन कर लेते हैं बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0, साइन थीटा 0 अपॉन कॉस थीटा 0 अपॉन g, 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 अपॉन g। अब मुझे ये बताओ 2 साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 किसका फॉर्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बेटा, साइन 2 थीटा का। तो r इक्वल टू u साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हो गया बेटा रेंज, यानी कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है बेटा, आर हो गया यहां पे, ये कैपिटल टाइम टी टाइम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से चला था, यहां तक पहुंचने में इसने टी टाइम लिया था, है ना। चलो तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा, हॉरिजॉन्टल रेंज भी हो गया, तो 3 फॉर्मूले हमारे पास हो गए, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब इसका एक केस है बेटा, केस फॉर मैक्स हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स, यानी कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जा सकता है हॉरिजॉन्टली, ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम आर फेंकने के लिए, मैक्सिमम आर फेंकने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स विल बी, आर मैक्स कब होगा, आर मैक्स कब होगा, जब जब आर इक्वल टू यू साइन 2 थीटा अपॉन जी, आर मैक्स तब होगा जब साइन की ये जो 2 थीटा वाली वैल्यू हो वो मैक्सिमम हो। तो यहां पर आर विल बी मैक्स एट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। आर कब मैक्सिमम होगा बेटा, जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो, जब साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हो। तो साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा,
साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव 1 होता है। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कब होता है बेटा 1? तो साइन 90 डिग्री पे होता है। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि आर कब मैक्सिमम होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो कब मैक्सिमम होगा? तो जब ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पे ड्रॉप करे, 45 एंगल के ऊपर अगर हम लोग फेंकते हैं तो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर मैक्स का फॉर्मूला, आर मैक्स इक्वल टू यू साइन 2 थीटा का वैल्यू कितनी होगी बेटा, u अपॉन जी। एक मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है। ओहो, u स्क्वायर होगा बेटा, दो यू था ना, u साइन थीटा के साथ भी था, u कॉस थीटा के साथ भी था। तो यहां पर u स्क्वायर कर लेना, क्योंकि 2 u होगा। वही मैं कह रहा हूं, क्या छूट रहा है? तो u स्क्वायर होगा, तो u स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा बेटा। यानी कि r कब मैक्सिमम होगा, रेंज आपका कब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब जाएगा? तो जब इसको 45 एंगल के ऊपर ड्रॉप करें, यानी कि 45 डिग्री के ऊपर जब छोड़ेंगे तब मैक्सिमम होगा। तो आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है बेटा, और यहां पर यू स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यू छूट गया था, वहां पर 2 यू था ना, यू साइन के साथ भी था, यू कॉस के भी साथ था, तो दोनों को आपस में मर्ज कर लेंगे, यू स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, चलो ठीक है बेटा। तो ये एक केस था बेटा कि कब मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम किस पे होगा, 45 डिग्री पे। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है बेटा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री इट विल रीच, तो आंसर होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने आपको पढ़ा दिया कि फ्लाइट टाइम होता है आपका कितना, 2u साइन थीटा 0 अपॉन जी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइडेड बाई 2g, और अगर रेंज की वैल्यू लिखे तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो रेंज, हाइट और फ्लाइट टाइम हम लोगों ने निकाल लिया। ओके बेटा, तो यहां पर मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्यों है, और फिर मैंने बताया कि पाथ क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ेंगे तो वो जो कर्व पाथ बना रहा है उस पाथ का नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पैराबोला होगा। उसके बाद मैंने कुछ फिजिकल फॉर्मूला को डिराइव किया, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को ये कर्व पाथ बना रहा है तो कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेगा, यानी कि यहां से यहां तक गया तो ये डिस्टेंस कितना मैक्सिमम होगा, किस एंगल पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद मैंने निकाला कि यहां से यहां तक जाने में कितना देर ये हवा में रहा, फ्लाइट टाइम टी कितना होगा। तो ये था बेटा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का एप्लीकेशन बताऊंगा, यानी कि इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। गुड बाय बेटा, बाय।